Hello student, welcome to my channel Biology by Ritik and this side Ritik Kashadan। और आज का हमारा टॉपिक है एब्सॉर्प्शन बाय रूट, जो कि बॉटनिकल पार्ट है। और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग प्लांट्स के ही डिफरेंट पार्ट्स पे स्टडी करेंगे। सो टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं एब्सॉर्प्शन बाय रूट की। सो यू नो स्टूडेंट्स की रूट्स के द्वारा दो चीजों का एब्सॉर्प्शन होता है। फर्स्ट इज वाटर एंड अदर इज मिनरल एब्सॉर्प्शन। वाटर इज सिंपल H2 and minerals are, there are few salts and ions, both are available in the soil. So salts कौन कौन से होते हैं जो rich amount में present होते हैं? These are nitrogen, phosphate and sulfate. Similarly जो ions हैं वो हैं zinc, calcium, magnesium and potassium. These are the minerals which are available in this soil, जिसे बहुत ही आराम से रूट absorb करती है और पूरी बॉडी मतलब प्लांट्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। और अब हम लोग बात करते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है, इस वाटर के कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन होता है। तो उसके कई सारे चीजें हैं। देयर आर 6 मैकेनिज्म जिसमें वाटर प्ले अ मेन इंपॉर्टेंट रोल। सो फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। यू नो green plant make their own food in the presence of sunlight and water. So water take a main role in this making of photosynthesis, in the phenomena of photosynthesis for making food. And the second is transpiration. Transpiration is similar as हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जो पसीना आता है, जिनको स्वेटिंग होती है, द सेम फिनोमिना एज ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। हमारी बॉडी में जैसे स्वेटिंग होती है, सिमिलरली प्लांट की बॉडी में भी वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एरियल पार्ट में अपर सरफेस पे आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर के टच में आने पे इन पे वेपोराइजेशन होना जाता है, इवोपोरेशन होने लग जाता है। तो दिस फिनोमिना कम्स अंडर ट्रांसपिरेशन। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट। तो रूट्स में जिन भी वाटर्स का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, उनका पूरी ओवरऑल प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिमिलरली जो लीव्स, ग्रीन लीव्स जो फूड बनाती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन पूरी ओवर द प्लांट होता है। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इज डन इन प्लांट। और इनमें भी वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि नीचे वाटर ही है रूट्स में और मिनरल्स हैं। सिमिलरली जो ग्रीन लीव्स हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसमें भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो दोनों जगह वाटर प्ले अ मैकेनिकल रोल। और अब हम बात करते हैं मैकेनिकल फंक्शन की। मैकेनिकल फंक्शंस लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है कि कैसे मैकेनिकल फंक्शन आता है वाटर एब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, तो उसके अंदर एक टर्जिडिटी आ जाती है। लाइक आप यू कैन सी लाइक कि कोई भी चीज में पानी भर जाता है तो क्या होता है, वो अपना पर्टिकुलर शेप ले लेती है। और जब ये रूट्स अपना शेप ले लेती है तो उनके जो रूट सेयर होते हैं वो डीप पेनिट्रेट करने लग जाते हैं। उनके अंदर इतनी टर्जिडिटी आती है कि वो सॉइल को मतलब बरो करके अंदर पेनिट्रेट करने लग जाते हैं। तो दिस हेल्प्स अलॉट फॉर दी रूट ग्रोथ। सही है। तो वो सॉइल में जाते हैं और अपने आप को फिक्स कर लेते हैं और वहां से वो वाटर एब्जॉर्ब करना और स्टार्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को सपोर्ट देते हैं और साथ में उनको वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्टोमेटल मूवमेंट की। स्टोमेटल मूवमेंट यू नो लीव्स में स्टोमेटाज अवेलेबल होते हैं, जिनमें 2 प्रकार के मूवमेंट होते हैं। वन इज स्टोमेटल ओपनिंग एंड वन इज स्टोमेटल क्लोजिंग। दीज बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द वाटर एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितना पानी पत्तियों में होगा उसी के बिहाफ पे स्टोमेटा अपने आप को खोल पाएगा और बंद कर पाएगा। तो स्टोमेटल मूवमेंट इज टोटली डिपेंड ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन। वैसे हम लोग स्टोमेटा पे काफी आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग प्लांट्स में लीफ पार्ट कवर करेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं मेंटेनिंग प्लांट टेम्परेचर। यू नो ह्यूमंस में हु मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो वो है हाइपोथैलेमस। सिमिलरली प्लांट्स में जो वाटर टेम्परेचर मेंटेन होता है वो यहाँ पे वाटर करता है, क्योंकि यू नो प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकता, उसके पास कोई लोकोमेट्री ऑर्गन नहीं है, वो एक जगह फिक्स है। तो उसे पूरे टाइम एटमॉस्फेयर को फेस करना पड़ जाता है, गर्मी को, ठंडी को, और मैक्सिमम गर्मी होती है डे टाइम में, तो उसका टेम्परेचर बहुत रेज कर जाता है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और जो हम लोग आर्टिफिशियल वाटर देते हैं, उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है। नहीं तो आपने देखा होगा धूप में बिल्कुल पत्तियां बिल्कुल मतलब शाय हो जाती हैं, मतलब ले डाउन हो जाती हैं, बट जैसे ही उन्हें वाटर मिलता है वो फिर से अपने टर्जिडिटी मेंटेन कर लेती हैं और बिल्कुल स्ट्रेटेंड हो जाती हैं। तो दीज ऑल 6 पॉइंट्स जिसपे वाटर एब्जॉर्प्शन के बिहाफ पे हमने इन 6 चीजों को डिस्कस किया, जहां पे वाटर अपनी मेन भूमिका निभाता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा रूट को स्टडी करना पड़ेगा। रूट की अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट ब्राउन कलर की होती है,
नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। ये टर्म्स हैं साइंटिफिकली, ये भी बहुत इजी हैं। यू नो, जियोट्रॉपिक मतलब द पार्ट विच इज अंडर द सॉइल दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक एंड द पार्ट विच इज अबव द सॉइल दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक। तो रूट्स हमेशा नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि अंडर द सॉइल होती हैं, और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है बिकॉज वो अंडर द सॉइल होती हैं। तो दोनों एक ही टर्म है, बट उन दोनों के बिहाफ पे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब जो रूट का स्ट्रक्चर देखें तो रूट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले बाहर होती है सेल वॉल, जो कि आप मेंशन देख सकते हो यहाँ पे। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है और साथ में कुछ रूट हेयर्स अवेलेबल होते हैं जो बहुत ही थिन स्ट्रक्चर्स होते हैं और ग्राउंड में पूर्ण रूप से मतलब दूर दूर तक फैले हुए होते हैं जड़ों के साथ। तो दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट एज वेल एज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। साथ ही साथ इनके जो रूट हेयर्स होते हैं उनके अंदर आप देख सकते हो वैक्यूल्स भी अवेलेबल होता है। ओके, और बहुत सारा इनका जो कंसंट्रेशन होता है रूट्स हेयर्स का वो बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजें पहले से ही स्टफ्ड होती हैं। तो दैट्स व्हाई देयर कंसंट्रेशन इज हायर एज कम्पेयर टू द मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द आउटर साइड। क्योंकि आउटर साइड भी आप अवेलेबल देख सकते हो। ब्लू से मैंने वाटर मॉलिक्यूल दिखाए हैं और साथ में साथ इसमें मिनरल्स भी होते हैं, और ब्राउन से वो सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो उनके कंपैरिजन में जो रूट्स हेयर्स के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटेंसिव रूट सिस्टम विथ रैपिड ग्रोथ। सो ये पहला पॉइंट है कैरेक्टर्स के अंदर, जिसमें हम लोगों को पता है कि रूट्स की एक अपनी क्वालिटी होती है कि उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही फास्ट होती है एज कम्पेयर टू द शूट। क्योंकि इनको क्या करना होता है कि जब तक रूट्स अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होंगी ग्राउंड में, जब तक वो अच्छे से अपने आप को बड़ा नहीं कर लेंगी, इलाज नहीं कर लेंगी, तब तक वो कैसे एब्जॉर्प्शन करके उस शूट को ग्रो करा पाएंगी। तो दैट्स व्हाई रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो साइमल्टेनियसली बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू दी शूट पार्ट। और सेकेंड पॉइंट है एनॉर्मस सरफेस एरिया। आपने कभी भी अगर किसी पेड़ को उखाड़ के देखा हो ग्राउंड से, छोटा सा गमले में लगे हुए प्लांट को भी अगर उखाड़ के देखा हो, तो आपने देखा होगा कि वो जहां पे अवेलेबल होता है उससे बहुत दूर एरिया तक के उसकी रूट्स का कवरिंग एरिया होता है। मतलब रूट्स कवर अ ह्यूज सरफेस एरिया बिकॉज वो दूर दूर जाके दूर से पानी लेके आती है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग आर्टिफिशियली हमेशा उसको पानी दे या हमेशा रेन हो। तो उसको अंडरग्राउंड वाटर से भी हेल्प मिलती है। बहुत ज्यादा जो वाटर मतलब आसपास एरिया में अवेलेबल होता है उसको भी वो अब्सॉर्ब करके लाता है। तो उसको बहुत ज्यादा दूर एरिया को कवर करना होता है फॉर दी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। एंड थर्ड इज हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन। सो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रूट्स के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है, रूट्स हेयर्स में हाई कंसंट्रेशन होता है। दिस इज हेल्प फॉर दी ऑस्मोसिस फिनोमिना। यू नो, ऑस्मोसिस अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे भी इसी चैप्टर में, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को इलैबोरेट करता हूँ ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो बाहर वाटर है उसको अंदर की ओर एब्जॉर्ब करने के लिए विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो जो फिनोमिना होती है उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर अंदर का कंसंट्रेशन हाई होगा और बाहर का कंसंट्रेशन लो होगा और बीच में ये जिसकी मेम्ब्रेन है दैट्स हेल्प एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इस बिहाफ पे ये ऑस्मोसिस कंप्लीट होती है और बाहर का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, मींस एक्स्ट्रा वाटर होता है और एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं, वो अंदर की ओर पेनिट्रेट कर जाते हैं रूट हेयर्स में एंड इन रूट्स, और वो ऊपर जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन अवेलेबल इन दी रूट्स एंड रूट हेयर। एंड हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट द वॉल ऑफ रूट हेयर। अगर आप देखो रूट की जो वॉल है वो रूट हेयर्स की वो बहुत ही टार्जिट होती है, ठीक है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो और ये बहुत ही मतलब थिन होती है। तो बिकॉज ये थिन क्यों होती है, क्योंकि उनको क्या करना होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है, भले वो टारगेट जितनी भी हो, बट उनकी थिननेस इसीलिए बेस्ड होती है कि उनको एब्जॉर्प्शन में कोई डिफिकल्टीज ना हो, दे कैन इजिली एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर। सो दीज आर द 4 पॉइंट जो इसके कैरेक्टर्स आते हैं रूट्स के। आप इसको डायग्रामेटिकली और अच्छे से इलैबोरेट कर सकते हो इन योर एग्जाम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 8 पॉइंट्स जिसके बिहाफ पे हम इनके मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को इलैबोरेट करेंगे। हम लोग आगे बात करते हैं इम्बाइबेशन की। इम्बाइबेशन को समझने के लिए देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है चने का। सो आपने अक्सर अपने घर में चने को पानी में डाल के सोक करने के लिए रखा होगा ओवरनाइट, और सुबह आप जब उसे खोल के देखते हो तो आप देखते हो चने में एक टर्जिडिटी आ जाती है, उसमें पूर्ण रूप से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो अपना पर्टिकुलर शेप ले लेता है। कई बार उनकी मेम्ब्रेन जो है वो भी रप्चर हो जाती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन।
इम्बाइबेशन, वहां पे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है चने के अंदर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इम्बाइबेशन। अब इम्बाइबेशन को डेफिनेशनली समझते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस इन देयर ड्राई और सेमी ड्राई सिचुएशन विदाउट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। ऐसा तो नहीं होता ना कि चना जो है वो पानी बन जाए, मतलब वो भी एक लिक्विड स्ट्रक्चर ले ले, ऐसा नहीं होता, वो अपना शेप रिटेन करता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन उसके लिए देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है जिसमें मैंने एक बीकर में इंक डाल के दिखाई है। इसमें पहले से पानी अवेलेबल था, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोग इंक को वाटर में डालते हैं तो इंक क्या होती है, पूरे वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह स्टोर हो जाती है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोग किचन में बाय मिस्टेक गैस ओपन कर दें रह जाए तो क्या होता है कि जो गैस की स्मेल होती है वो हम लोगों को पूरे रूम में आने लग जाती है, पूरे किचन में आने लग जाती है और हम लोगों को पता चल जाता है कि गैस ओपन रह गई है। अगर हम लोग किसी रूम के किसी कॉर्नर में अगर हम लोग स्प्रे करते हैं डिओड्रेंट या परफ्यूम, तो क्या होता है, उसकी जो खुशबू होती है पूरे रूम में आ जाती है। तो दीज ऑल थ्री एग्जाम्पल्स कम अंडर डिफ्यूजन ओनली। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन टू आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। यहाँ पे दोनों चीजें, मतलब दोनों जो वो थी वो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थी। यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन नहीं यूज होती है, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन यूज होती है, बस सिमिलरली इतना ही डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस जो अभी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था स्टार्टिंग में, बट अब हम लोग इसे डीपली में जानते हैं। इनकी डेफिनेशन को सबसे पहले जानते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है या कह सकते हैं झिल्ली होती है जिसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही पास आउट होने देती है और बाकी चीज़ों को नहीं होने देती। जैसे कि आप एग्जांपल लो चाय की छन्नी का। जब हम लोग चाय की छन्नी में पोर करते हैं और नीचे कप रखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर ही रह जाती है और बाकी जो चाय का लिक्विड पोर्शन है वो पास आउट हो जाता है। तो यही काम करती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ऑस्मोसिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस। बट उसको जानने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक स्टार बनाया है जिसमें मैंने यहाँ पे उसको कंटिन्यू किया है, जिसमें हम लोगों ने तीन चीजें लिखी हुई हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। तो ये हम लोग जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सऑस्मोसिस ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जिसमें वो प्लेस किया गया है, जिसमें वो सोक किया गया, वो दोनों बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की ऑस्मोसिस नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट पार्टिकल का नहीं होता है फ्रॉम हायर टू लोअर, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड कंसंट्रेशन सिमिलर होती है। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक की। सो हाइपोटोनिक नाम से ही क्लियर हो रहा है। आप लोग अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं हाइपर और हाइपो में, तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। हाइपर लाइक आप हमेशा कहते हैं क्लास में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों पे। तो हाइपर मीन्स जो हमेशा हाई मतलब हाई पे होते हैं, ठीक है, और जो हाइपो होते हैं वो हमेशा लो होते हैं। तो हमेशा हाई और लो के टर्म में आप याद रखिएगा हाइपर और हाइपो। तो हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन जिसमें सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन विच इज अवेलेबल आउटसाइड दैट सेल। अब हम लोग बात करते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन विच इज अवेलेबल आउटसाइड। तो दीज आर द थ्री सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, जिनके बिहाफ पे हम लोग ऑस्मोसिस को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एंड ऑस्मोसिस एंड एक्स ऑस्मोसिस की। तो जब भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन में कोई भी सेल रखी जाती है तो जो फिनोमिना होती है दैट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस। मतलब हाइपोटोनिक में जब भी कोई सेल होगी तो एंड ऑस्मोसिस होगी और हाइपरटोनिक में जब भी कोई सेल को प्लेस किया जाएगा तो एक्स ऑस्मोसिस होगी। अब इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं, मतलब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैंने एक साइड रेजिन बनाई हुई है, मतलब किशमिश बनाई हुई है, दूसरे साइड हमने बनाए हुए अंगूर। सो जब भी कभी हम लोग पानी में किशमिश को डाल देते हैं तो क्या होता है, किशमिश थोड़ी देर में स्वेल अप हो जाती है, वो अपना अंगूर वाला शेप रिटेन कर लेती है। एक्चुअली जो किशमिश होती है वो अंगूर से ही बनती है। सो अगर हम लोग सिमिलरली दूसरे साइड देखें, अगर हम लोग अंगूर को चाशनी में डाल दें, चाशनी मीन्स अ सोल्यूशन जिसमें पानी और चीनी, मतलब चीनी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो तो उसे चाशनी कहते हैं, उसमें हम लोग डाल देते हैं अंगूर को, तो क्या होता है, अंगूर जो होता है वो श्रिंक कर जाता है। तो जो पहला वाला केस था रेजिन वाला, ठीक है, मीन्स में जिसमें श्रिंकिंग ऑफ मतलब स्वेलिंग ऑफ रेजिन हुआ था, दैट इज कॉल्ड एंड ऑस्मोसिस, वो एंड ऑस्मोसिस में आएगी। और जिसमें ग्रेप्स जो श्रिंक किया है वो आएगा आपका एक्स ऑस्मोसिस की
एग्जाम्पल में। सो आई थिंक आपको काफी क्लियर हो गया होगा ऑस्मोसिस। बात करते हैं टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी की। तो टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी को समझने के लिए हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन नो मोर वाटर कैन एंटर इनटू द सेल इज कॉल्ड टर्जिडिटी एंड दिस सेल इज सेड टू बी टर्जिड। और इसका सेम अपोजिट होता है फ्लैसिडिटी में, मतलब फ्लैसिडिटी इज सिमिलरली अपोजिट टू दिस टर्जिडिटी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बात करी थी चने की दाने की कि उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है और सेल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, अब मतलब वो सेल ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि अब उससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो बिल्कुल फूल चुका है, इसीलिए उसकी मेम्ब्रेन भी बस्ट होना चालू हो जाती है, क्योंकि अब वो दिखा देता है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं पानी एब्जॉर्ब कर सकता। ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल हम लोग बात करेंगे स्टोमेटा की। स्टोमेटा आपने अक्सर देखा होगा कि स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर भी टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। क्योंकि जब स्टोमेटा में मतलब लीव्स अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो क्या होते हैं, स्टोमेटा उसके टर्जिड हो जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही वो वाटर जो कंटेंट है वो वेपोराइज हो जाता है या इवापोरेट हो जाता है, वट एवर यू कैन से, तो क्या होता है, वो फ्लैसिड हो जाते हैं। तो दिस कम अंडर टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। इसकी और एग्जांपल भी हैं, जैसे आपने टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, छुई मुई का प्लांट। उसमें क्या होता है कि जैसे ही पत्तियों को छुओ तो क्या होता है, वो श्रिंक कर जाती हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? यहाँ पे भी टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जब भी हम उन्हें टच करते हैं तो उसमें स्टिमुलस ऑफ टच हो जाता है, जिसके बिहाफ पे क्या होता है, वो टर्जिड से फ्लैसिड हो जाते हैं और वो श्रिंक कर जाते हैं। आपने कई एग्जांपल्स देखे होंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट है जैसे कि, उसमें भी क्या होता है, जैसे इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो ट्रैप हो जाता है उसके अंदर, बिकॉज वहां पे भी टर्जिडिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। इसके सिग्निफिकेंस है लाइक मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल। जाहिर सी बात है कि एक सेल जब वो टर्जिड हो गया है तो अब वो कैसे मतलब उस मतलब नॉर्मल कंडीशन में आएगा, वो जैसे या तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा या तो वो क्या करेगा, जो अपना कंटेंट है वो दूसरे सेल को ट्रांसफर कर देगा। तो यही होता है, रूट जब वाटर एब्जॉर्ब करती है तो अपना जो उसने टर्जिड हो जाती है तो वो दूसरे वाले सेल को वो पुश करती है और अपना कंटेंट दूसरे वाले को ट्रांसफर कर देती है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल टू सेल हो जाएगा। फिर मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर शेप। अब जैसे कि आप देखते हो कि चने में आपने देखा कि वो जब स्वेलअप हो गया तो उसने अपना एक प्रॉपर शेप ले लिया, तो प्रॉपर शेप भी है वो भी टर्जिडिटी के ही बिहाफ पे होता है। फिर हम लोग बात करते हैं रिजिडिटी देती है टर्जिडिटी जो होती है। टर्जिडिटी रिजिडिटी कैसे देती है? आपने देखा, हमने बात करी थी शुरुआत में कि रूट हेयर जो होते हैं, रूट्स जो होती हैं, वो ग्राउंड में पेनिट्रेट करने लग जाती है, सॉइल को फाड़ते हुए नीचे पेनिट्रेट करने लग जाती है। तो जब अगर उसमें वाटर नहीं होगा तो वो टर्जिड नहीं होगी उस तरीके से, वो उस तरीके से रिजिड नहीं होगी। नॉर्मली रूट ऐसा तो पेनिट्रेट नहीं करती, जब उन्हें वाटर होता है तो उनके अंदर टर्जिडिटी आ जाती है, वो और डीप पेनिट्रेट करने लग जाती है, तो वो बहुत हेल्प करती है आगे चल के। तो ये हो गया बेस्ट एग्जाम्पल। और साथ ही साथ मूवमेंट इन प्लांट सेल। देखा होगा आपने कि जो हम लोगों के अंदर की ग्रोथ आती है, ह्यूमंस की बात करें तो अगर उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट और अच्छे से सब कुछ मिलता है तो उनकी ग्रोथ तेज हो जाती है। सिमिलरली विद प्लांट्स ऑल्सो, कि अगर उनको अच्छे से वाटर और मिनरल्स मिलते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर भी एक अपनी मूवमेंट चालू हो जाती है। और ये सब कैसे होती है? टर्जिडिटी के कारण भी होती है, बिकॉज जो सेल होते हैं जब वो टर्जिड हो जाते हैं तो वो अपना एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं। अगर आप बहुत ही अच्छे से मतलब ड्रेसअप हो जाते हो तो आप क्या होते हैं, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करते हो, तो वही कॉन्फिडेंस यहाँ पे टर्जिडिटी देती है इनको। सही है। और फ्लैसिडिटी इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, जिसमें मतलब सेल जो होती है जब टर्जिडिटी लूज कर देती है तो फ्लैसिड हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं रूट प्रेशर की। तो प्रेशर डेवलप इन रूट ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विच हेल्प इन पुशिंग सैप अपवर्ड। मतलब जब भी हम लोग रूट हेयर्स में देखते हैं कि रूट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, वो एक इनवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि वो चीजें को और आगे वाले सेल को पास ऑन कर दे, और उस प्रेशर के कारण ही जो प्रेशर जनरेट होता है, दैट्स प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब हम बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस एंड डीप्लाज्मोलिसिस की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो जानते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल पे आते हैं। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल फ्रॉम इट्स सेल वॉल ड्यू टू इन्फ्लुएंसेस ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मींस आपने कभी मतलब देखा होगा या सुना होगा कि हम लोग लीव्स की डायसेक्शन करते हैं, उसकी स्लाइड्स बनाते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम लोग लीफ का डायसेक्शन करते हैं तो उस लीफ के जो पर्टिकुलर सेल होता है उसको हम लोग सोल्यूशन में डिप करते हैं। तो सोल्यूशन इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। उस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम लोग उसको डिप करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक कर जाता है, और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। और प्लाज्मोलिसिस एक्चुअली में दिस इज अ फ्लैसिडिटी,
जो हम लोग ने फ्लेक्सिबिलिटी अभी पढ़ी थी, इसको ही प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। बट जब हम लोग इसको मतलब लैब में करते हैं विद एक्सपेरिमेंट, तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे से माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं कि जो उसका साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर रहा है, और ये बहुत ही इजीली विजिबल होता है इन माइक्रोस्कोप, एंड यू लव इट व्हेन यू डू इट इन योर फर्दर क्लासेस। एंड जो डीप्लाज्मोलिसिस है, बिल्कुल इसका अपोजिट फिनोमिना है, दैट इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। अब डीप्लाज्मोलिसिस में होता क्या है, जो भी पहले साइटोप्लाज्म श्रिंक किया वो अगेन अपना शेप ले लेता है। तो उसमें क्या होता है, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड डीप्लाज्मोलिसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, सो मूवमेंट ऑफ आयन और अ सॉल्ट फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम सेल इटसेल्फ। देखिए हम लोगों ने अभी तक का क्या हो रहा था कि जो भी मूवमेंट हो रहा था, आइसोटोनिक हाइपोटोनिक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या हो रहा था कि नॉर्मली मूवमेंट हो रहा था, वहां पे कोई एनर्जी नहीं लग रही थी। बट यहाँ पे क्या है, एनर्जी लग रही है। अगर आप सपोज करो आपके रूम में कुछ पानी गिर जाता है और रूम की सरफेस कुछ ऐसी है कि वो पानी अपने आप से नाली तक नहीं पहुंचता, तो आपको क्या करना पड़ता है, वाइपर यूज करना पड़ता है उसे वाइप करने के लिए, आपको वहां पे एनर्जी लगानी पड़ती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आप इसको समझने के लिए समझ सकते हो कि देखिए वाटर जो है, जब एब्जॉर्प्शन वाटर का होता है तो वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। बट जो मिनरल्स हैं वो वहां पे उनका एब्जॉर्प्शन उस प्रकार से नहीं हो पाता जितना इजीली वाटर का हो जाता है, क्योंकि इनका जो शेप है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू द वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होता है। मींस यहाँ पे उनके जो सेल होते हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो प्रेशर होता है ये उनका खुद का प्रेशर होता है, मतलब कोई आर्टिफिशियल प्रेशर नहीं होता। उनको वो आयंस की रिक्वायरमेंट है, उसको वो पाने के लिए वो एनर्जी का यूज करते हैं। वो एनर्जी कैसे आती है, यू नो हमारी बॉडीज में, इवन प्लांट्स में भी एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब भी ब्रेक होता है तो क्या होता है, वो बनता है एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडीपी बनता है, साथ में साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो वही एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज होती है टू रीएब्सॉर्ब दिस मिनरल इनसाइड दिस सेल। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी के अपोजिट होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी प्रकार की एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयन जो होता है वो लोअर टू हायर नहीं होता है, हायर टू लोअर होता है। तो हायर टू लोअर होगा तो ऑब्वियसली वहां पे किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो आई थिंक आज की वीडियो में हम लोग ने अपने सारे टॉपिक को कवर कर लिया। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम लोग एसेंस ऑफ सैप कवर करेंगे और डिसेंट ऑफ सैप कवर करेंगे। फाइनली इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रूट को। सो आई थिंक फ्रेंड्स इट्स टाइम टू से बाय बाय। एंड आज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर।